चलिए साहब। हाँ, तो अपन ने लास्ट क्लास अपन ने वेंचुरी मीटर डिस्कस कर लिया था ना। वेंचुरी मीटर नहीं किया था। चलिए करते हैं। पहले अपन वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, आसान है। वो आसान था तुम्हारे लिए तो यार, आराम से कर लेते तुम लोग। देखो होगा क्या कि मान लेते हैं कोई टैंक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, एज हाइट तक, राइट। ये और यहां से एच बिलो हम एक ओपनिंग बना देते हैं। डेफिनेटली इससे फ्लूइड बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब अगर आप कुछ ऐसा नोटिस करें कि जैसे एक बोतल है और ऐसे बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, राइट, यहां तक पानी भरा हुआ है। आप यहां होल कर दें, बिल्कुल जस्ट फ्री सरफेस के नीचे, क्या पानी बाहर आएगा? अगर मैं फ्री सरफेस के जस्ट बिलो होल करता हूं तो पानी नहीं आएगा बाहर? आएगा ना। पर कैसे बाहर आएगा? हम्म वेल वो वॉल के पहले ही आएगा ना। तो डेफिनेटली हम ऐसा बोल सकते हैं उसकी रेंज 0 होगी, है ना। और यहां बॉटम पे होल करूं तो स्पीड तो बहुत ज्यादा होगी, पर रेंज तब भी 0 है ना भाई। यहाँ वो जो पाथ है फ्लूइड का, वो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है बेसिकली। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले केस में आपने जब यहां होल किया तो v टेंड्स टू 0 था, इसलिए रेंज 0 ही। और जब आपने यहां होल किया तो t 0 है, तो रेंज 0 ही। इसका मतलब ये समझ में आता है। अच्छा, यहां से नीचे आऊंगा तो रेंज बढ़ेगी ना। यहाँ रेंज 0, थोड़ा नीचे और करूंगा तो यहाँ पानी गिरेगा, और नीचे करूंगा थोड़ा आगे गिरेगा, रेंज बढ़ेगी। और यहां से ऊपर जाऊंगा तो भी बढ़ेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं तो रेंज बढ़ी और बढ़ के वापस कम हुई। ऊपर से नीचे आने के लिए भी यही सम कंडीशन है। और कोई भी पैरामीटर पहले बढ़े और फिर कम हो तो मैक्सिमा जरूर अचीव करता है। इसका मतलब किसी ना किसी पॉइंट के लिए रेंज मैक्सिमम होगी, राइट। अब हमें करना क्या है, ये पॉइंट 1 कंसिडर कर लेते हैं और ये पॉइंट 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब एक मजेदार चीज है, हमारे नीट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स के, उनमें ये अंडरस्टूड है कि जो हमारा ओरिफिस है, जो एरिया आपने बनाया है, उसका एरिया इस टैंक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ताकि हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बच के निकल लें और सीधा बर्नौली लगा लें। नहीं समझ में आई बात? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां जो एरिया है वो ए नोड है और यहां का एरिया ए है, और ए नोड इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ए, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो अगर यहाँ एरिया बहुत ज्यादा है तो यहाँ के कंपेरिजन पे फिर यहाँ वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी। इसीलिए हम फ्री सरफेस के फ्लूइड को रेस्ट पे ले लेते हैं। अदरवाइज अगर मैं आप ऐसे कहूं कि यार ये टैंक इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ इतना बड़ा होल कर दिया, अब क्या होगा? फटाफट पानी खाली हो जाएगा। अरे भाई, और जब वो खाली होगा तो ये फ्री सरफेस इतना तेजी से नीचे गिरेगी कि उसके पास वी एग्जिस्ट करेगा। नहीं समझ में आई बात? पर हमें अपनी अकल से ऐसी कोई बकवास नहीं करनी। हमें ये मान के चलना है कि ओरिफिस का एरिया टैंक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। होपफुली यहां तक क्लियर। अब हम बेटा बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे बिटवीन 1 and 2। आप मुझे बताइए, यहां वेलोसिटी v1 क्या मान लो? 0। यहां प्रेशर p1 कितना है? p नॉट। हेलो, एग्री? अच्छा, बर्नौली जिन दो पॉइंट्स के बीच में लगाना चाहते हैं उनमें हमेशा आपको रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उसके लिए रेफरेंस जरूरी है। तो कोशिश करें रेफरेंस लोअर मोस्ट पॉइंट को ले लें। ये रेफरेंस लाइन हो गई।
तो इसके कंपैरिजन में कितनी हाइट पे, एच हाइट पर। ये टोटल हाइट अगर कैपिटल एच कंसिडर कर लूं तो ये जो हाइट होगी वो एच माइनस एच होगी, ये भी सच है। अब जरा बताएं, मैं एक और दो पॉइंट के बीच में, यहां फ्लूइड जिस वेलोसिटी से बाहर आया v2 वो v है। अब मुझे बताइए जब फ्लूइड के पास वेलोसिटी v2 है तब प्रेशर कितना है, p नॉट। अरे v2 अंदर है या बाहर है, वहां तो प्रेशर p नॉट, ये सवाल आ चुका है। वो फ्रीली फॉलिंग टैप नहीं होता, अपन ने किया था, एच नीचे उसका एरिया कितना होगा, उसमें आया था क्वेश्चन कि ओपनिंग पे अगर प्रेशर P1 है और नीचे एच नीचे अगर प्रेशर P2 तो P1 P2 की वैल्यू क्या होगी, तो P नॉट। एक्सपोज है ना एटमॉस्फेयर के अंदर वो तो, ठीक है। तो सुनो, वी विल यूज द बर्नौलीज थ्योरम, तो बाय बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन 1 and 2, 1 पॉइंट पे बात करते हैं। व्हाट इज हाफ रो वी स्क्वायर, 0, बोलो भाई, प्लस रो जी एच, इसके कंपैरिजन में एच हाइट पे, प्रेशर पी नॉट। अब आ जाए यहां, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0, रो जी एच 0 है ना, और प्रेशर बच्चा कितना, पी नॉट हो गया रवाना, और यहां से आपके पास वी की वैल्यू आ गई √2 GH। नहीं समझ में आई बात। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बाय व्हिच फ्लूइड विल इजेक्ट आउट, पहली चीज। अब जहां कहीं भी ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड बाहर निकलता है, हमें पता है वहां थ्रस्ट फोर्स लगता है, कितना, रो ए वी स्क्वायर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स तो लग रहा होगा। तो वो भी सवाल आ जाते हैं, क्यों क्या करेंगे, यहां से H1 डेप्थ पे यहां पे एक होल बना देंगे, यहां से H2 डेप्थ पे दूसरा होल बना देंगे, इसका एरिया A1 दे देंगे, इसका A2 दे देंगे, या एरिया सेम दे देंगे। तो होगा क्या, इधर जब फ्लूइड बाहर आएगा तो फोर्स इधर लगेगा, इधर बाहर आएगा तो उधर लगेगा। अगर एरिया सेम दे दे तो जहां डेप्थ ज्यादा होगी वहां V ज्यादा होगी, और V ज्यादा होगी तो V स्क्वायर के अकॉर्डिंग फोर्स और ज्यादा हो गया, तो नेट फोर्स आएगा, वो आप निकाल सकते हो। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। एक और चीज देखें, ये y है, क्या है ये, y। तो बताइए यहां पर जब फ्लूइड बाहर आया तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0। तो जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो Vy क्या हो गया, √2GY, एनर्जी कंजर्वेशन। एंड डेफिनेटली दिस V2 जो कि हमने √2GH निकाला है तो कांस्टेंट है, तो यहां पे ये वेलोसिटी क्या रहनी है, Vx इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं √2GH ना। तो यहां रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, V रिजल्टेंट इज √ कैसे, इनका वेक्टर सम करोगे ना तो अंदर आएगा √2GY प्लस √2GH, 2G को बाहर ले लो, H प्लस Y। नहीं समझ में आई बात, इसका ये मतलब हुआ कि जिस रिजल्टेंट वेलोसिटी से वो टकराएगा ग्राउंड को वो तो √2GH होगी, वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रही है कि, हाँ नहीं समझ में आई बात, वो √2GH होगी। बाकी सारे कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल के वही लगेंगे जो आप जानते हो, कहीं भी एंगल पूछ ले, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ ले, एज इट इज काम करेंगे, वहां अपन को दिमाग नहीं लगाना। अपन ने ये डेरिवेशन मिस कर दिया था ना, ऑफिस के सवाल भी कर लिए थे यार, और तुमने कर भी लिए, आंसर भी लेकर आए तुम लोग, गुड। हालांकि मुझे याद दिलाया ना लोगों ने। सर नो ऑडियो इज कमिंग, अगर ऑडियो नहीं आ रहा तो अपन कुछ भी बोले, इनको क्या फर्क चलता है। चेक करते हैं वापस ना, बेचारे ये, हाँ? यार यहां से तो आवाज जा रही है भाई, नहीं मतलब ये नहीं, ये यहां से भी आ रही है, इस ऑडियो के साइन पे ग्रीन सिग्नल आता रहता है ना जब अपन बोलते हैं तब। आज तो ऑफलाइन आई, 2 दिन ऑनलाइन के मजे लेने के बाद। अच्छा एक दिन नहीं ऑनलाइन, हाँ आगे ना बहुत सारे। सर नो ऑडियो
ऑल ओके सर, सब परफेक्ट है सर, ऑडियो इज क्लियर। कोई बात, बढ़े आगे। अरे तुम लोगों को वो भी एक्सपीरियंस होगा ना, वो ऑनलाइन जो वेकॉम पे पढ़ाते हैं या आईपैड पे पढ़ाया करते थे हम लोग। वो बेटर है या ये बेटर है? नहीं नहीं, ऑफलाइन तो बेटर है, ये तो कंपैरिजन बराबर की चीजों में किया जाता है। हाँ मतलब आवाज आवाज आ रही है और वो सब। बस सही बात है यार, मैं भी इसी का फेवरेट बंदा। अच्छा, उनको भी, कुछ लोगों को वो भी अच्छा लगता होगा ना, जिन लोगों ने अपने जीवन काल में टेबल टीचिंग की आदत होगी। उनको सही लगता होगा। पढ़े आगे। अह, मैंने कंसेप्ट ऑफ पिटोट ट्यूब आपको समझा दिया था, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ी सी बात करेंगे वेंचुरीमीटर की। आई थिंक मैंने तुम्हें यहाँ वो भी बताया था, फ्लूइड को रिप्लेस कैसे करें। दो अलग अलग डेंसिटी फ्लूइड भरे हो, अपन इसे कोई बात ही नहीं की। बहुत ब्लंडर था यार। फिर अपन क्या कर रहे थे, कुछ भी ऐसे ही। ओके, चलो मेरी बात सुनो। तो पहले तुम एक क्वेश्चन करो, फिर देखते हैं तुम लोग करने को, उसके बाद बात करेंगे। ये एक टैंक है बेटा, सबका आंसर आना चाहिए इसका, है ना। हमने यहाँ रो डेंसिटी का फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ टू रो डेंसिटी का फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ हाइट h है और ये हाइट भी h है, राइट। यहां से h/2 बिलो एक होल बनाया, जहां से वेलोसिटी v1 से रो डेंसिटी का फ्लूइड बाहर आया, और यहां से h/2 पर एक और होल बनाया, जहां से v2 वेलोसिटी से टू रो डेंसिटी का फ्लूइड बाहर आया। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन इस बार आपको नीट में मिल जाए, राइट। तो v1 में तुम्हें कोई समस्या नहीं है, आई थिंक v2 में भी नहीं है। v1 कितना, तो बोलो भाई। अरे यार ऐसे मत करो यार, रूट ऑफ जी एच ना, 2GH/2, राइट। और v2 कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ 2GH। सही लगा। अच्छा, रूट ऑफ 2GH सही है, रूट ऑफ 4GH, रूट ऑफ 2GH कैसा है? हाँ, ये 16/64 है, इट इज 16/64। आई डोंट want answer by 16/64। कैसे? गुड, बर्नौली लगा दी, क्या आंसर? √4GH, √2GH बाई बर्नौलीज थ्योरम। √2GH, √2GH नहीं, √2GH। तेरा लॉजिक मुझे मतलब मजा नहीं आया सुनने में। अच्छा, बर्नौलीज तो आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में लगा सकते हो ना, क्या फर्क चलता है। एक काम करते हैं, पहले अपन बर्नौली लगाते हैं। सुनो, मैं यहां और यहां बर्नौली लगा दूं, ज्यादा आसान है ना। हम बहुत सारे नाटक से बच जाएंगे। देखो यहां वेलोसिटी 0, रेफरेंस लाइन इसको लेंगे, तो इसको 1 बोला और इसको 2 बोला, 1 और 2 के बीच में लगाते हैं, राइट। 1 पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी बनेगी, 2ρgh/2। ρgh होती है ना भाई। तो यहां से यहां तक, यहां से हाइट कितनी इसकी, h/2, तो हाइट पुट कर दी, और डेंसिटी कितनी, 2 रो।
है जी। अरे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना यार, रो जी एच होती है ना भाई। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, इट्स प्रेशर एनर्जी पर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं कहाँ बोल रहा हूँ प्रेशर एनर्जी, बोल रहा हूँ प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच वाली टर्म लिख रहा हूँ यार। नहीं समझ में आई बात। तो रो जी एच में जिस, अगर आपकी रेफरेंस लाइन यहां, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना, यहां से h बाई टू हाइट पे कितनी होगी, रो जी एच यूज करोगे ना, तो रो की जगह टू रो। प्रेशर कितना वहां, रो जी एच प्लस पी नॉट। नहीं समझ में आया। अब यहां आ जाओ, जल्दी बोलो। हाफ रो नहीं टू रो, जिस डेंसिटी का फ्लूइड बाहर आया वो डेंसिटी पुट करनी ना यार। तो टू रो वी स्क्वायर प्लस जीरो प्लस पी नॉट। नहीं समझ में आई बात। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, टू से टू कैंसिल, रो से रो कैंसिल, और ये भी कैंसिल, यहां बचा जी एच और यहां भी बचा जी एच। टू जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू टू जी एच। आप चाहो तो ऊपर नीचे भी लगा दो, आंसर ये आएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, हम थोड़ा सा और तिकड़म में रहेंगे। और जो तरीका मैं बता रहा हूं ये तुम्हारे हर जगह वैलिड है, इसमें ना दिमाग मत लगाना। हम एक काम कर सकते हैं कि हमने वो जो डेरिवेशन किया हुआ है ना, वो सिंगल फ्लूइड के लिए वैलिड है ना। तो हम इन दोनों फ्लूइड्स को रिप्लेस कर देंगे सिंगल फ्लूइड्स। कैसे, कि यहां पर प्रेशर कितना है, अपन सिर्फ फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहे हैं, रो जी एच। तो अगर मैं रो डेंसिटी के फ्लूइड के बजाय यहां पर टू रो डेंसिटी का फ्लूइड भर दूं ताकि वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करे, तो एच बाई टू तक बनना पड़ेगा। तो यहां कितना फ्लूइड हो गया टू रो डेंसिटी का, एच बाई टू। तो यहां से उसकी हाइट कितनी हो गई, एच, तो आंसर आ गया टू टू जी एच। नहीं समझ में आया। अब मर्जी में जो करे हो, ऐसे किया था फिर ठीक था। सुनो, ऐसे करो, ये एच एच एच, रो, टू रो एंड थ्री रो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसे अपन प्रैक्टिस के लिए बात कर रहे हैं, यहां से h बाई टू पर एक होल कर दिया, तो V3 की वैल्यू बतानी है। तो बताओ यहां प्रेशर कितना, थ्री रो जी एच भाई, यहां रो जी एच ना, इसकी वजह से, और यहां उन दोनों की वजह से आएगा, तो थ्री रो जी एच ना। तो इन दोनों फ्लूइड्स को मैं रिप्लेस कर दूं बाय सिंगल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी थ्री रो, एच हाइट तक भर दे। तो यहां से कितनी हाइट होगी फ्री सरफेस की, थ्री एच बाई टू, तो आंसर आ गया रूट थ्री जी एच। नहीं समझ में आया, ज्यादा बेटर है ना। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग कि देखिए यहां रेंज आ रही है बच्चा, रेंज कितनी आ रही है जरा बताना। यहाँ रेंज, ये रेंज है, ये आर है। तो रेंज की वैल्यू क्या आ रही है, रेंज होगा Vx इंटू टी ना, बोलो भाई। और Vx कितना, रूट टू जी एच, है ना। तो ये तो हो गया रूट टू जी एच। और टी कितना, जल्दी बोलो, टू एच माइनस एच बाई जी ना, जी से जी कैंसिल, हेलो, रूट टू इंटू रूट टू, टू, तो आर इक्वल टू अंदर ले जाओ एच को, तो एच इंटू एच माइनस एच। अब हमें यहां से भी क्लियर है, अगर एच जीरो रखूंगा, स्मॉल एच को जीरो रखा मतलब होल यहां किया, तो रेंज जीरो। स्मॉल एच को कैपिटल एच के बराबर रखा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो भी रेंज जीरो। अब आ गई बारी मैक्सिमम रेंज वाली कंडीशन की। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, यहां बड़ा आसान है, यहां तो बड़ा आसान है, लीनियर फंक्शन बन रहा है। मैक्सिमा मिनिमा को जब भी सोल्व करो, देखो पहली बात तो ना हमारे लेवल पर, नीट के लेवल पर, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करके और आंसर निकालना इट्स इम्पॉसिबल, नहीं आएगा सवाल कभी भी। जहां आता है वो दो तीन जगह फिक्स है, एक चार्ज क्यू है,
वहां से स्मॉल क्यू बाहर निकाल दूसरी बॉडी को दे दिया, बताया उनको लगने वाला फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब चार्ज की वैल्यू Q/2 होगी। वो मास के लिए पूछ ले, यहां पूछ ले, नहीं समझ में आई बात। या ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हारे रिंग वाले केस पूछ ले जिसका आंसर रट्टे होते हैं तुम्हें, +-R/√2। ऐसा कोई नया सवाल बना के नहीं देगा जहां तुम परेशान हो, लेकिन फिर भी दे दे, उल्टे सीधे फंक्शन आ जाए तो सिंप्लीफाइड करो उसको। कैसे? सबसे बेहतरीन तरीका होता है ये कि आपको पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आप कर क्या रहे हो, डेरिवेटिव ले रहे हो, इक्वल टू 0 कर रहे हो, और आप अच्छी तरह जानते हो 0 डिवाइड बाय समथिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे किसी भी लंबे चौड़े फंक्शन का, उसमें बहुत सारे कांस्टेंट घुसे होते हैं, वो सारे कांस्टेंट कॉमन लो बाहर और इधर 0 से डिवाइड कर दो, तो 0 उनको बर्बाद कर दो ना, वहीं खत्म। मतलब हमें करना क्या है, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 को, तो एक से आंसर ना। क्वोशिएंट ज्यादा जब क्वोशिएंट रूल ही आता है डिफरेंशिएशन का, परेशान होते हैं बच्चे, या प्रोडक्ट लगाना पड़ता है पावर को ऊपर ले जाकर के माइनस करके, तो भी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बात करूं, यहां आर की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो 2, अंदर क्या आ रहा है H माइनस H²। क्या बोलते हो, बोलो भाई। और यही तो वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, आंसर आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कैपिटल H -2H इक्वल टू 0, तो H इक्वल टू H/2। नहीं समझ में आई बात? तो ये तो आसान चीज थी, और बहुत सारे सवाल और भी बनते हैं, कुछ भी बना दे हो। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये H हाइट है, राइट, यहां से बॉल छोड़ रहे हैं, ये हाइट H है, यहां से बॉल आती है, इलास्टिक कोलिजन करती है, प्रोजेक्टाइल करती है। नहीं समझ में आई बात? तो रेंज के मैक्सिमम होने के लिए H की वैल्यू क्या हो, यही सवाल है। और क्या, यही सवाल है। लिखने मत बैठ जाया कर हर चीज को। कुछ समझ में आया? नहीं आया? जैसे आपने मेरी बात सुनो, यहां से H बिलो वेलोसिटी ये है, तो ऐसे यहां से H बिलो वेलोसिटी, ये H-H बचेगा, कोलिजन का इलास्टिक देगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कंपोनेंट लोगे, तो ये वाली वेलोसिटी आएगी, और यहाँ का हाइट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट उससे डिसाइड होगा, तो VT तो आ रहा है। अरे यार, क्वेश्चन खत्म हो गया। रेंज की वैल्यू H/2 में मैक्सिमम आएगी और मैक्सिमम रेंज H होगी। कैसे? R मैक्सिमम, अच्छा, फॉर R टू बी मैक्सिमम, बताओ H की वैल्यू क्या आएगी, H/2, और R मैक्सिमम कितना आएगा, जल्दी बता दो यार। H, तो मैक्सिमम रेंज H होगी। अब अपन एक चीज तो प्रूव कर ली ना, क्या, कि होल कहीं पे भी कर दो, यहां स्पीड क्या रहेगी टकराने की, √2gh, कोई फर्क ही नहीं चलता। हेलो, टाइम निकाला था, याद है टाइम, खाली होने का टाइम अपन ने किया था ना पिछली क्लास में यार, टैंक को पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, H1 से H2। अगर तुम उसको नीचे रेफरेंस कंसीडर कर लो ऐसे, याद है मंतशा मैम कल वाली क्लास में टाइम निकाला था, अगर अपन अपन उसको मैं रेफरेंस यहां से ले लिया था, यहां से ले लो, तो ये H1 ले लो और ये H2 ले लो, तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। और तो H1 से H2 तक खाली होने का जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, A0/A, क्या था वो, 2G, ये हो जाएगा √H1 माइनस √H2 ना। अच्छा, मैंने बोला ये आया था कल, ऐसा बोला मैंने, कल आया था। कल अपन ने क्या किया था पता है, ऊपर से लिया था H1 H2, तो H-H1 H-H2 आया था। और अभी मैंने क्या कहा कि मान लो रेफरेंस यहां से ले ले, तो और सिंपल हो गया ना तुम्हारा फॉर्मूला। जबान निकाल रहा है। अब इसमें क्या करोगे, H1 इज कैपिटल H, H2 इज 0, तो खाली होने का टाइम मिल गया। अच्छा, यहां से एक बात और क्लियर होती है
कि यह जो आपने ओरिफिस बनाया है उसका एरिया जितना कम रखोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। नहीं समझ में आया। अच्छा, पूरा खाली होने का टाइम कितना आएगा? टी इक्वल्स टू ए नोड बाई ए अंडर रूट ऑफ 2h/g ना। तो टाइम ये होता है, पर इसका रोल क्या है कि साहब है इसका रोल? नहीं समझ में आई बात। यहां का एरिया और इफिस का एरिया जितना छोटा रखोगे ये एक जितना उतना टाइम ज्यादा लगेगा खाली होने में, और जितना बड़ा रखोगे उतना कम लगेगा। और मैंने तुमसे बताया ना सवाल क्या आता है, एज तक भर दिया टाइम टी लगा, 2h तक भर देंगे तो टाइम कितना लगेगा। तुम्हारे एसआरजी के मॉड्यूल में भी वही है। हाँ, इसमें इसमें हाँ रख दो। क्या? अरे यार फिर क्यों आएगी? ऑब्वियसली ना। आप अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ा रहे हो, आप कर क्या रहे हो? टाइम ऑफ फ्लाइट कहानी क्या है? दो प्रोडक्ट की है ना, टी और वी। अब तूने क्या करा, h/2 पे होल कर दिया मान ले। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि टैंक में पानी भर दिया। अब रेफरेंस नीचे कंसिडर कर लो, जैसे तुम्हारे सवाल है, तुम्हारा क्वेश्चन है वो वाले भी, या तुम्हारे एसआरजी वाले मॉड्यूल में ही है। यार ये आज मिट क्यों नहीं रहा? क्या कह रहा है? हाँ तुम्हारे समझ में आया इसने क्या कहा? किसी को समझ में आया? हाँ वहां तक मेरे भी समझ में आ गया, वो भी वही पूछ रहा था। टैंक से बाहर जा रही है। एक शेर सुनाता हूँ बहुत बढ़िया, सुनोगे? गुलिस्ता का मतलब क्या होता है पहले? गुलिस्ता क्या होता है? गुलिस्ता वो गुलदस्ता होता है। वो कैसे गुलदस्ता, गुलिस्ता। गुलिस्ता बोलते हैं बाग को, बाग का ही एक वर्ड एक तरह से दूसरे, बगीचा नहीं होता, गार्डन जो होता है उसका गुलिस्ता। ठीक है तो इस शेर का तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो समझ में आया? यार उससे नीचे कैसे ले जाओगे? पानी है ही नहीं, निकलेगा कहां से? अच्छा मान लेंगे कि पानी पता नहीं कहां से आ रहा है, तो मेरे भाई सवाल ही कैसे बनेगा? ये बता आंसर क्या दोगे आप? मैक्सिमम का तो वही वी का फंक्शन आएगा ना। रुक जाओ, नहीं वो ही कहना चाह रहा है कि मैक्सिमम रेंज के लिए इस जैसे ये इस पे कहीं रखा हुआ है हाइट वाइट पे ना, तो ये कह रहा है कि अगर हम मैक्सिमम रेंज यहाँ से फ्री से ले रहे हैं तो h/2 पे यहाँ आ गया वो, तो आएगा तो विद इन द, जब जब यहाँ नीचे पहली पॉइंट जा ही नहीं सकता। मैक्सिमम रेंज की अगर आप बात करोगे तो आप वी तो लोगे ना, और जब मैं वी वाला रिलेशन लूंगा उसमें, तो यहां से लेते हो ना आप। नहीं समझ में आई बात? फ्री सरफेस से लेते हो ना डेप्थ √2gh में, तो अगर मैं वाई भी यह इसको वाई भी लूंगा तो √2gy लूंगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो उस वाले फंक्शन में उसके अंदर ही लाई करेगा, नीचे जा ही नहीं सकता वो, अगर रेंज को मैक्सिमम करके देखो। वो मुझे पता है वो कोई ठीक नहीं है उसके मैंने क्या कहा? नहीं मेरी बात सुन लो, जैसे मैं आपसे एक डेंसिटी रिप्लेस करना है फंडा तुम्हें बता रहा था, और मैंने कहा आंखें बंद करके लगाओ सब जगह, इट इज नॉट 16/64। क्या होता है 16/64? यस, बताया था ना 16/64 क्या होता है।
इट्स 1/4 सारी दुनिया जानती है, पर बिकॉज ऑफ 6 इज कैंसिल बाय 6, दैट्स 1/4. सो इट इज द राइट आंसर विद द रॉन्ग मेथड. नहीं समझ में आई बात? लॉजिक वो यूज किया जाए जो यूनिवर्सली वैलिड अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ना कि वो यूज किया जाए कि समटाइम्स आंसर आएगा समटाइम्स नहीं आएगा, क्योंकि जो पेपर बना है उसको भी तो पता है मार्केट में क्या गलत चीजें चलती हैं. नहीं समझ में आई बात? तो याद रहे वो h/2 का फंडा तभी है जब लीनियर फंक्शन आता है. और दूसरी चीज है, मैं उसका 10 सवाल गलत बना के बताऊं तो फिर क्या करेगा? आई बात समझ में? तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर ऐसा आ जाए कुछ केस, तो कुछ नहीं करना, इतना बड़ा नहीं है आपका निकालने वाला सवाल, लगा दो मैक्सिमम मिनिमा. और मैंने तुम्हें बताई दिया तरीका सबसे आसान क्या है, रूट के अंदर वाला फंक्शन डेरिवेटिव ले लो, इक्वल टू 0 कर दो, खत्म कहानी. पर मैक्सिमा जो रेंज का आ रहा है वो प्लेटफॉर्म में आ रहा है. प्लेटफॉर्म क्या होता है? अच्छा, ये प्लेटफॉर्म वहां से नीचे आ रहा है. और सवाल क्या है? मैक्सिमम रेंज निकालने की ना, कहां होल करें, और वो नीचे आ रहा है, और इस जगह पे आ रहा है जहां पे पानी है ही नहीं, और तुम आंसर जस्टिफाई कर रहे हो कि सच है. हाँ फिर ठीक, ये कोई भी सवाल पूछो तो अच्छा, उसमें एक और चीज है, बॉटम मोस्ट पॉइंट बेटा हमेशा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कितने हाइट पे रखा हुआ है, और इसके रेशियो पे भी डिपेंड करेगा. रीजन भी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए आपने ये तो ले लिया क्या कि यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, पर ये जो टाइम है उस तो वो तो अलग अलग हाइट के लिए अलग हुआ ना. अच्छा, एक और चीज है, जैसे मैं आपसे कहूं कि हम मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं कि तुम कह रहे हो ना मिड पॉइंट वाला लॉजिक, वो अरे यार मतलब मैं तुझसे नहीं बोल रहा हूँ, तुम कह रहे हो ना, जैसे तुमको ट्रिक बताई दी, जैसे कुछ हमें अलग अलग डेंसिटी के फ्लूइड भरती है बहुत सारे. अब मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं. अब जो अपन ने तरीका यूज किया ना, अब उसको यूज कर सकते हो आप. एक डेंसिटी का रिप्लेस कर दो और उसका मिड पॉइंट ले लो, अभी आंसर सही आएगा, हमेशा सही आएगा. यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी, जैसे तुम्हारे कंसेप्ट नहीं आता, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक दो सवालों का सामना किया होगा तुम लोगों ने ना, डाइपोल वाला. एक सवाल बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ऐसा कुछ ना, इसका रेडियस आर है, इसका चार्ज कैपिटल क्यू है, यहाँ माइनस क्यू रख दिया, बताओ डाइपोल मोमेंट क्या है? तो लोग क्या करते हैं कि जैसे इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ से 2r/पाई ऊपर, ऐसे पूरा का पूरा चार्ज भी 2r/पाई ऊपर कंसिडर कर लें. नहीं समझ में आई बात? और वहां पे आप चार्ज कंसिडर करके इनका सेपरेशन मिल गया और डाइपोल मोमेंट लिख दोगे, तो ये ब्लंडर है. अरे नहीं रे बरे भाई, इसमें क्या है कि 2 3 4 5 केस ऐसे बनते हैं जहां पर आंसर बैठ जाता है, तो लोगों ने उसको रूल ही बना लिया. अब वो बहुत सारी चीजें हैं फिजिक्स में यार, वो अपन घुसेंगे तो फिर अपन टॉपिक से भटक जाते हैं. अपन तो बात करें फ्लूइड की. जो जो मैं बात कही वो बात याद रखना, ट्रिकी मेथड कोई भी यूज करो तो वो फिजिक्स से हर जगह जस्टिफाई होना चाहिए, तो यूज करो, वरना मत करो. नहीं समझ में आई बात? वरना गड़बड़ हो जाती है. बहुत सारे बेहतरीन ऑथर हैं जिन्होंने ऐसे कंसेप्ट, ऐसे सवाल बनाए हैं जो जानबूझ के इसलिए बनाए कि आप गलत कंसेप्ट को यूज करके आंसर लाओगे तो नहीं आएगा. बढ़े आगे. हाँ जी, तो ये था अपना कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स. अब बात करेंगे अपन वेंचुरीमीटर की. वेंचुरीमीटर सिंपल है, तुम लोग, मैं करूंगा डेरिवेशन, तुम समझ लेना, कॉपी करो तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तुम्हारी मर्जी. एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला ही यूजफुल है, उसी पे सवाल आते हैं. दो तरह के वेंचुरीमीटर होते हैं, एक होता है गैस वेंचुरीमीटर, एक होता है लिक्विड वेंचुरीमीटर. जो गैस वेंचुरीमीटर है वो हर तरह के फ्लूइड के लिए वैलिड है, लिक्विड के लिए भी वैलिड है और गैस के लिए भी वैलिड है. लेकिन जो लिक्विड वेंचुरीमीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए वैलिड है. इसलिए हम डेरिवेशन करेंगे किसका? गैस वाले का, ताकि
एक डेरिवेशन से अपने दोनों काम बन जाए, क्योंकि दोनों का बेटा फॉर्मूला एक ही रहना है। अब सुनो ध्यान से, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास, पहले समझना, ये एक ट्यूब है जो नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, राइट, लाइक दिस। अब नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर ट्यूब है तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगती है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। तो हमने क्या किया, एक ट्यूब यहां कनेक्ट कर दी वर्टिकली लाइक दिस, राइट, और दूसरी ट्यूब यहां कनेक्ट कर दी लाइक दिस, ठीक है। यहां का एरिया A1 है, यहां का एरिया A2, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि अगर यहां वेलोसिटी V1 है और यहां वेलोसिटी V2 है तो V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। नहीं समझ में आई बात? मतलब अगर मैं यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो यहां के कंपैरिजन में यहां प्रेशर ज्यादा होगा ना। अब देख लीजिए, नहीं समझ में आई बात? यहां के कंपैरिजन में यहां प्रेशर पक्का। तो अगर मान लो इस लिमिट के अंदर वो जो फ्लूइड है इसमें फ्लो कर रहा है वही तो भरेगा ना, इसमें भी वही फ्लो करेगा। तो आप मुझे बताओ, इसमें तो फ्लूइड भरा हुआ है ना, तो यही तो फ्लो कर रहा है भाई। आप मुझे बताओ, अगर यहां प्रेशर ज्यादा है तो इस वाले कॉलम की हाइट ज्यादा होनी चाहिए, इसकी हाइट। तो हम क्या करते हैं, इस हाइट का डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। एच मेजर कर लिया तो आपको रोजीएच मिल गया, और रोजीएच मिल गया तो आपको यहां का प्रेशर डिफरेंस मिल गया। नहीं समझ में आई बात? और ये वेंचुरीमीटर का कंसेप्ट है, और वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस या एपरेटस है जो रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। किस लिए? अब समझना ध्यान से। तो किसी भी पाइप में अगर पानी बह रहा है तो वहां पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो आपको मेजर करना है। तो क्या करते हैं कि वो बीच में वेंचुरीमीटर लगा देते हैं। नहीं समझ में आई बात? अब ये ट्यूब में हाइट मेजरेबल होती है, अंदर बहने वाले पानी का स्पीड हमें नहीं पता, और अगर स्पीड नहीं पता तो मैं एवी नहीं बता सकता, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाहर से मेजरेबल होता है। रेडियस नाप लेंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे भाई। नहीं समझ में आई बात? तो इससे अपन रेट ऑफ फ्लो को मेजर करेंगे, किससे करेंगे अभी बात करेंगे। पर यहां एक चीज और है छोटी सी, जैसे हम इक्वेशन ऑफ, अब ऐसे भाई मेरी बात सुनो, एक ये चीज है, ये समझना, ये पाइप है, यहां इसका ये से नैरो हो जाता है और उसके बाद ये वापस हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब इसमें अगर पानी फ्लो कर रहा है तो यहां तक वेलोसिटी सेम रहेगी, फिर वेलोसिटी कम होगी, या सॉरी वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ करके कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा कुछ होगा ना कि साहब पहले कुछ वेलोसिटी थी, फिर बढ़ी, फिर कांस्टेंट हो गई। ग्राफ व्राफ बनाए तो नहीं समझ में आई बात? पर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये मेरे पास एक मेटल ट्यूब है, क्या है, और इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी लाइक दिस, ये एक्सिस है, और यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जिसका मास एम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करे। क्या इस चार्ज पार्टिकल कोई दूसरे फोर्सेस नहीं है, ग्रेविटी भी नहीं है, कुछ कंसिडर नहीं करना, ठीक है? समझ में आ गई बात? क्या इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड वेरी करेगी या कांस्टेंट होगी? वेरी करेगी, कांस्टेंट होगी? किधर से आवाज आई? हाँ, क्यों करेगी? एग्जैक्टली ये कहानी है, क्योंकि ये चार्ज था और ये मेटल है तो चार्ज इंड्यूस होगा, यहां इंड्यूस होगा, प्लस माइनस प्लस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्लस था तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे होगा। तो यहां तक जहां तक एरिया सेम है ऐसे चार्ज इंड्यूस होगा तो फोर्स भी ऐसे लगेगा। नहीं समझ में आई बात? अब जब वो यहां होगा तो चार्ज इंडक्शन यहां है, माइनस प्लस, उससे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ऐसे आएगा और रिजल्टेंट इधर आएगा। तो यहां से यहां तक स्पीड बढ़ेगी और वापस, तो ग्राफ इसे आएगा। जैसे वो कहानी नहीं थी तुम्हारे स्लैब्स के ऑसिलेशन की कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, कि मान लो हमारे पास कोई कैपेसिटर लाइक दिस, ऐसे समझो, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, राइट। अब एक स्लैब है, उस स्लैब को इसके जस्ट क्लोज यहां लाके छोड़ दें तो आप क्या बात करते हो कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है,
और आपको पता है कि कैपेसिटर के पास फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है, एज इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बाहर निकला होता है। वो क्या करता है कि यहां इंड्यूस करेगा माइनस या इंड्यूस करेगा प्लस, एग्री? तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। तो आप इसको पास लाओगे तो अपना आप खींचेगा अंदर, और जब तक कि वो अंदर एंटर कर रहा है चार्ज इंड्यूस होता रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा, पूरी स्लैब अंदर आ गई तो नेट फोर्स हो गया 0, पर स्पीड हो गई मैक्सिमम। अब जब इधर जाती है तो अट्रैक्शन उल्टा लगता है, तो वो ऑसिलेट करती है। उस ऑसिलेशन में दो केस बनते हैं। अगर कैपेसिटर की को चार्ज करके सोर्स को डिस्कनेक्ट कर रखा है, या आपने सोर्स लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग एक केस में वो एसएचएम बनता है और एक में नहीं बनता। वो तुम करते रहना टाइम पास। इंडक्शन की बात चल रही थी तो वहां तक हम पहुंच गए। अब आ जाते हैं यहां। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी गैस वेंचुरियोमीटर। इसमें क्या होता है ध्यान से समझना। ये ट्यूब है, आज 28 है ना, 28। अगर हमने हो जाएगा यार 3 क्लास में सरफेस टेंशन आराम से। देखो ये है, इसमें यहां एक मैनोमीटर लगाएंगे हम, यू ट्यूब मैनोमीटर। ये समझना ध्यान से, लाइक दिस, राइट। इसमें कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है। अब यहां भी कहानी तो वही होगी ना, क्या कि अगर यहां पर एरिया, सॉरी, यहां पर एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है, यहां एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता है A और V में क्या रिलेशन होगा, V1 विल बी लेस देन V2 ना, तो यहां प्रेशर P1 ज्यादा होगा, एग्री? अब होगा क्या कि यहां जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कुछ और है, और आपने यहां मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर दिया। इसकी डेंसिटी है रो एम और इसकी डेंसिटी है रो। सुनना ध्यान से, हमें पता है कि अगर मैं बात करूं, यहां उल्टी कहानी, यहां पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा पुश होगा, वहां प्रेशर कम होने की वजह से ये ऐसे चलेगा, तो इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऐसे चलेगा ना, तो बोलो भाई। और ऐसा कब तक होगा? जब तक कि वो प्रेशर डिफरेंस बैलेंस ना हो जाए। किससे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रो एम जी एच मस्ट बी इक्वल टू P1 माइनस P2 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल फ्लो, राइट। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इट्स A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो इसको यूज करेंगे हम एज है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहां से उस इक्वेशन से हम V1 को एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग A2 V2 बाय A1। यहां पुट करेंगे इसको, यहां देखो क्या मिलेगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, हेलो, तो देखो रो को भी डिवाइड कर दूंगा इससे, है ना, तो क्या मिला हमारे पास, ट्वाइस ऑफ रो एम जी एच, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ये काम करते हैं, ये मिला क्या, रो V2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, सॉरी A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, एग्री, है ना। यहां से बच्चा हम लोग V2 को बाहर ले सकते हैं, तो बताओ V2 की वैल्यू क्या मिल गई? आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताओ, 2 रो एम जी एच बाय रो 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय, क्या बोलते हो? अब मुझे बताओ रो एम नॉन है या नहीं? रो जी एच A1 A2, तो V2 मिल गया, कुछ नहीं करना, इधर A2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी A2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों मिल गया? नहीं समझ में आई बात, तो आपको रेट ऑफ फ्लो मिल गई। इस तरह से आप किसी भी फ्लूइड फ्लो के लिए रेट ऑफ फ्लो मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग वेंचुरीमीटर। इसमें क्या करोगे, इसमें वो जो डेरिवेशन है ना, उसमें रो एम रो से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां जो रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगी उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जल्दी बताओ, A2 अंडर रूट ऑफ 2GH बाय 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय
बाकी ड्रेस वेस तुम बदल ही लेना। कैसे? इसको a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर लिख दूंगा, तो बाय a1 स्क्वायर हो जाएगा, a1 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नहीं समझ में आई बात? और मजे की बात यह है कि इस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। नहीं, रेशियो बेचारे बच्चे आंसर देते रहते हैं, ये गलत बात है, सामने दिखनी चाहिए स्क्रीन। नहीं तो तू मुझे एक बात बता कि यहाँ थोड़ी कोई इस पे पढ़ रहा है और यहाँ नहीं पढ़ रहा है, तो इसको यहाँ रखो या वहां जहाँ कैमरा लग रहा है वही हैंग कर दो। टीचर देखता था बच्चे क्या बोल रहे हैं, चेक करना पड़ता है, तोड़ देंगे। इसीलिए डिजिटल बोर्ड नहीं लगा रहे हैं, पता है तुम्हें? हमारा आइडिया था एक कि हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, और वो 5-6 लाख का आता है। नहीं नहीं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप विजुअलाइज नहीं करवा सकते बच्चों को, तो उनके एनिमेशंस दिखाने के लिए। ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, और हॉरिजॉन्टल पाइप का आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ही बदल दो, रेफरेंस से हाइट हमेशा मेन एक्सिस की ली जाती है। ये कह रहा है कि सर आपने इतना बड़ा चौड़ा बना लिया पाइप, तो वैसे ऐसा नहीं होता जैसा फोटो है। वो जो डिफरेंस इन एरियाज होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, और अगर देखा जाए तो जो रेफरेंस आपका है उसके कंपैरिजन में इनका डायमीटर नेग्लिजिबल होता है, तो कंसीडर करोगे नहीं आप। अरे फिर वापस वही शेयर सुना दूंगा मैं भी। मैं कह रहा हूं कि जो हाइट है जहां पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो ले रहे हो, उस हाइट के कंपैरिजन में डायमीटर नेग्लिजिबल है। फिर सुना करना बात को पूरी, तेरे दिमाग में जो चीज चल रही थी तो उसके बारे में सोचता है बस, बाकी सब भाड़ में जाए। नहीं, अपन ने खुद ने गेस किया, निकाला मतलब लॉजिकली। हमने क्या किया, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 हमें एरिया से कंपैरिजन से क्या मिल गया, वेलोसिटी कंपैरिजन। और हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि जहां वेलोसिटी वहां प्रेशर कम, पता है। हो गया ना यार, वेंचुरी मीटर। नहीं, और क्या होता है हाइड्रोडायनेमिक्स में, बताओ? कुछ नहीं होता है, ये होता है और क्या होता है? बाकी तो कॉम्बिनेशन बना बना के सवाल बनाते रहते हैं ना ऑप्शन आप। हम्म, क्या? इसके बीच में एक लाइन खींच दे, अब खुश रहे। क्या चीज? वो तो इनके बीच में लगाएंगे ना अपन। हाँ अच्छा, मेरी बात सुनो, ये जो है इसको हर उस लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड के साथ इमिसिबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए मिक्स होकर नया फ्लूइड बना लिया और पानी भर निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ मरकरी भर देते हैं, अब पानी फ्लो करवाते हो, मरकरी कभी पानी मिक्स नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, और गैस के लिए भी यूज कर सकते हो। इसको गैस के लिए कैसे यूज करोगे? वो ऊपर से खुली हुई भाग जाएगी गैस बाहर। इसको हर लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं, इधर वाले को कर सकते हैं ना, गैस के लिए यूज कर लेगा? क्यों? बस इतनी सी बात थी, बढ़िया आगे। तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक का कंटेंट था, बता दिया। जितना आना था उनको पढ़ लेना, सवाल वाल कर लेना, डाउट वाउट पूछ लेना। नाउ वी विल टॉक अबाउट सरफेस टेंशन। नाम से ही पता लग रहा है कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे पहले, और जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बीच में बोला तो फिर सारे सवाल उससे पूछे जाए। और ये रूल सिर्फ तुम लोगों के लिए वैलिड है, इनके लिए वैलिड नहीं है। सर हम भी आंसर देते हैं, प्लीज हमारा आंसर भी देखिए। मुझे तरस आता है ना बच्चों पे, सच है ये बात है, वैसे लिखा हुआ है। चलो
ये मार्कर, इसको मैं ऐसे रख देता हूं। नेट फोर्स क्या? जीरो। टेंशन क्या? ये सोचने वाली बात क्या, जीरो ना। इस मार्कर में और क्या पूछूंगा, दिमाग की थोड़ी पूछ रहा हूं, तेरे दिमाग में टेंशन है। नेट फोर्स क्या? बोलो भाई। टेंशन क्या? पक्का? गुड। अब तू बताना। मतलब उन बेचारों को दिख ही नहीं रहा होगा ना मैंने मार्कर कहाँ रखा हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि अभी कंफ्यूजन और क्रिएट होता है। कि जब उनको समझाना होता है तो मैं पीसी की तरफ देखता हूँ, जबकि देखना यहाँ होता है। क्या है यार, मुसीबत है। कोई बात नहीं, सुनो, ये अच्छा आइडिया यहाँ लगाना चाहिए, नहीं? और कीबोर्ड यहाँ रखा होना चाहिए, तो यहीं से लॉगिन कर दो, यहाँ देखते रहे, सब बच्चों के सवाल आते रहे। नहीं, उसके ऊपर रखे ना, वो सही जगह है यार। उसका फील्ड ऑफ व्यू देख लो, अपने फिजिक्स के लोग है ना, उसका फील्ड ऑफ व्यू देख के साइड में लगा दो उसको कहीं पे भी, यहाँ से वहां तक बहुत सारी जगह है ना, दिखता रहना चाहिए, मतलब कुल मिला के। हाँ, तो कहानी ये थी कि ये रोड यहाँ रखी हुई है, इस पे नेट फोर्स क्या? जीरो। टेंशन क्या? जीरो। अब इस रोड को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से पुल करता हूं, नेट फोर्स क्या? जीरो। टेंशन क्या? एफ। दिस इज द लॉजिक ऑफ सरफेस टेंशन। इतनी सी कहानी है बस, ठीक है। अगर ये बात समझ में आती है तो हमें सरफेस टेंशन कैसे प्रोड्यूस होती है ये समझ में आता है। सबसे पहले बात करेंगे सरफेस टेंशन होता क्या है। डेफिनेशन ये होती है जो मैंने लिखाऊंगा, सुनिए बस। ये किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड की फ्री सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है और हमेशा अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखती है, जस्ट लाइक ए रबर फिल्म, स्ट्रेच्ड रबर फिल्म। बलून होता है, बलून की फूटा हुआ बलून जो उसकी फिल्म है रबर, उसको खींचो, हेलो, तो खींचा तो क्या किया, काम की चीज बोलना, उसमें टेंशन आ गया सरफेस के लॉन्ग, पर खींचा तो आपने उसको डिफॉर्मेशन दिया, क्या किया? अरे एनर्जी स्टोर कर दी भाई, जैसे स्प्रिंग में स्टोर करते हैं वैसे। तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के पास स्टोर्ड एनर्जी भी होती है ना, और वो कौन सी होती है? पोटेंशियल। और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को जब भी मौका मिलता है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? तो वो उस स्टोर्ड एनर्जी को कम करना चाहेगा, और वो कम कब होगी? जब सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा, ऐसा कुछ होगा। हम यहां बात करेंगे, पहले समझना मेरी बात ध्यान से। तो कोई भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, और जहां भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगी वहां सरफेस एरिया मिनिमम होने की टेंडेंसी होगी। तो आप मुझे बताइए, फॉर ए गिवन सरफेस मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का। किसका होता है? स्फीयर का। अब मुझे एक बात बता दो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के पास एक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम सरफेस एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी। लेकिन किसी के पास भी अगर मास है तो उसका सेंटर मास किसी न किसी हाइट पे जरूर होगा, और सेंटर मास अगर हाइट पे तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। मतलब अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि एक पानी की बूंद है और किसी सरफेस पे पड़ी हुई, तो उसके पास दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होंगी, पहली सरफेस, दूसरी ग्रेविटेशनल। तो मजेदार चीज ये है कि अगर आप छोटी सी पानी की बूंद को देखें, बहुत छोटी, उसका मास बहुत कम होने की वजह से उसके सेंटर ऑफ मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इस वजह से सरफेस टेंशन वाली एनर्जी की चलती है, और सरफेस टेंशन वाली एनर्जी क्या करेगी? सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए स्फीयर बना लेगी। तो छोटी ड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल शेप मेंटेन करती, लेकिन अगर ड्रॉप को थोड़ा साइज बढ़ा दो तो मास बढ़ने की वजह से एमजीएच बढ़ता है, और एमजीएच चाहेगा कि उसको खुद को मिनिमाइज करे, तो सेंटर मास को नीचे लेके आएगा, तो थोड़ी इलेप्टिकल हो जाती। नहीं समझ में आई बात? और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। तुमने ऐसा कुछ देखा होगा कि आप है ना कहीं वैसे गार्डन वार्डन में वॉक करने जाते हो कभी, मतलब जिंदगी में कभी तो गए होंगे, ऐसा थोड़ी है। ओस की बूंदे देखी?
है ना। अच्छा चलो वो छोड़ो, किसी डॉक्टर को इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है उसमें इंजेक्शन को इंजेक्ट करके उसको ड्रग को भरते देखा, फिर क्या करते हैं, वो जो उसकी सुई होती है उसमें होल होता है अंदर, तो कैपिलरी होती है एक तरीके, बहुत नैरो होता है ना वो, तो क्या करते हैं पहले उसको भर लेते हैं, फिर अंदर जो एयर वेयर ट्रैप रही तो उसको एयर को निकालने के लिए नहीं तो कुछ ड्रग बाहर निकल जाती है, लेकिन देखना कि जब ड्रग बाहर निकली तो टॉप पर एक बूंद बनकर रह जाती है, वो बहुत छोटी बूंद है ना, तो स्फेरिकल रहेगी वो। ऐसे कैसे ही आप कहीं अगर गार्डन वार्डन में वॉक करें इन दिनों में, सर्दी के दिनों में जब ओस वोस अच्छी खासी होती है, तो अब देखना जो सूखे तिनके होते हैं उनके तिनकों के एंड पर छोटी छोटी स्फेरिकल बूंदे होती है। मैं ओस की उन बूंदों की बात नहीं कर रहा हूं जो पत्तों पर जमी होती है ना, बल्कि उनकी बात कर रहा हूं कि एक ओस की बूंद थी, पानी की ड्रॉप थी बड़ी सी, और एक सूखा तिनका, तीखी तिनके के अंदर कैपिलरीज होती, तो वो तिनका ऐसे पड़ा हुआ है, तो जहां ओस की बूंद थी वहां कांटेक्ट में आ गया, तो कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर आता और यहां एक ड्रॉप बन जाती, छोटी सी गोल ड्रॉप। आप उस तिनके को उठाए और आराम से उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहे, वो मर्जी में ऐसे कर लो वो बूंद नहीं गिरती, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि ग्रेविटी के बजाय किसकी चलती है, सरफेस टेंशन की। अगर आपको उसको वहां से हटाना है तो आपको झटकारना पड़ेगा, जिसे डॉक्टर उसको झटकारता है। अरे यार नहीं समझ में आया। और इसका क्या मतलब हुआ, लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने टाउल को झटकारा, ब्लैंकेट को झटकारा, सब जगह लॉ ऑफ इनर्शिया है ना। आप कर क्या रहे हो, यहां पानी की बूंद थी, झटकाने का मतलब क्या होता है, तेजी से ले जाते हो, तो वो इनर्शिया की वजह से यहीं रुक जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, ठीक है। खैर वापस आते हैं, पहले सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, क्या बताई बोलो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ free surface of the liquid due to which all the free surface of the liquid have tendency to minimize its surface area and behave like a stretched membrane, right? अब बेटा मोलिकुलर थ्योरी की बात करेंगे और सारी की सारी कहानी यहां छुपी हुई। अगर मोलिकुलर थ्योरी समझ में आ गई तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ज्यादा जबरदस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इतने बेहतरीन केस बनते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, मोलिकुलर थ्योरी की बात करते हैं। दो तरह के फोर्स होते हैं मोलिकुलर फोर्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव, राइट। सो कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। एडहेसिव क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, जो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। और सरफेस टेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है, कोहेसिव, एडहेसिव या दोनों? अरे यार कोहेसिव भाई, एक बार बताओ मुझे, एक यार ये फिर नाम याद है उसका, एक हॉलीवुड मूवी है उसमें दिखाते हैं वो स्पेस के अंदर पानी के बड़े बड़े स्फीयर होते हैं। इंटरस्टेलर नहीं है, दूसरी मूवी है वो, खैर जो भी है। तो होता क्या है कि अगर ग्रेविटी फ्री रीजन है तो एमजीएच है ही ना, फिर तो जो भी फोर्स होगा उसकी एनर्जी की चलेगी। तो ग्रेविटी फ्री रीजन में तो बड़ी बड़ी स्फेरिकल ड्रॉप्स एग्जिस्ट कर सकती है ना। नहीं समझ में आई बात। एक बार इसलिए इसलिए ये यूट्यूब नहीं होता, यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, लोग पढ़ा रहे होते हैं। मेरा 2007 में इसका विश्वास नहीं, 2009 में मेरा विश्वास उठा था। पहले मतलब ऐसे कई बार बैठ के देख जाते, कोई वीडियो सामने आ गया देखने लग गए, फिर उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता था, वैसे वीडियो आने लग जाते हैं बहुत सारे। तो एक वीडियो था, अच्छा मेरी आदत है मैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, चलते फिरते सब जगह फिजिक्स चल रही होती है, बस आपको फिजिक्स दिखनी चाहिए उसमें जो तुम्हें नहीं दिखती। तो कोई अगर मुझे ऐसा दिखता है कि यार ये किया जा सकता है तो मैं घर पे करता हूँ। तो मैंने घर वालों को कोई डायलॉग सुना इस चक्कर में। एक बंदे ने क्या किया कि देखो सरफेस टेंशन होता क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको कितना जबरदस्त फोर्स है। उसने एक कनकेव ग्लास लिया, राइट, ग्लास में उसने पानी भरा,
पूरा पानी से भर दिया और ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है। अब उस ग्लास को उसने उल्टा किया और बड़े तरीके से एक ग्लास टॉप था, टेबल टॉप, उस पर रखा और धीरे से कार्ड को तो निकाल दिया। अब ग्लास उल्टा रखा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, राइट। और ये सब आपके सामने लाइव चल रहा होता है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो, तो उसमें तो विश्वास करता ही है ना आदमी। नहीं समझ में आई? अब वो बंदा उस ग्लास को ऐसे पकड़ता है, यूं यूं, और क्योंकि वो कनकेव होता है ना, ऐसे स्लैंटेड होती है उसकी वॉल्स, तो वो ऐसे घुमा के निकाल लेता है, ग्लास ऊपर और पानी वहां वैसे का वैसे जमा हो। हम लोग गजब। और ये अक्सर हमारे साथ तो होता ही है स्टूडेंट लाइफ में, जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो अपने दिमाग से आपको खिला रहा होता है और वो जैसा बोलते हैं वैसा ही सोचने पे मजबूर कर रहा होता है आप। ये तो टीचिंग है। अरे जिस दिन आप गलत को सही पूरा करना सीख गए, आप अच्छे टीचर हो गए। मतलब आपने गलत चीज को समझा दिया लोगों को, यार मान लिया उन्होंने। उसने मुझे वीडियो दिखा, मेरा ये गजब। अब वो क्या करता है, वो टूथपिक होती, वो लेके आता है कि देखो सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से ये शेप मेंटेन रखता है। गजब यार। और मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उसको देखने में। मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि सरफेस टेंशन है, ग्रेविटी ऐसा शेप क्यों रखेगा, इसमें एजेस क्यों बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे सामने। बस मुझे मजा आ रहा है उसको देखना ना, शानदार वीडियो। वो लाता है टूथपिक और उसको प्रिक करता है, पूरा पानी बह जाता है, और गजब। मैं मार्केट गया, फिर तो मैंने घर में ग्लास देखे ऐसे स्टील मतलब कांच का ग्लास हो, तो उनसे करने की कोशिश की, तो उसमें वो डिजाइन थी। मैं शायद ये डिजाइन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा होगा, अपन स्मूथ ग्लास लेगा। मार्केट गया और मैंने सब ग्लास लेकर आया, और डाइनिंग टेबल पे ग्लास टॉप होता है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत देर से। ऐसे पहली बात तो वैसे कार्डबोर्ड रखो, ऐसे करके थोड़ा बहुत पानी लीकेज हो जाता था, पर कैसे उसको फोर्सफुली दबा के रखा और फिर नीचे रख दिया, उस ग्लास को दबाया और धीरे धीरे उसको निकाला, थोड़ा बहुत पानी बाहर निकला तो कपड़े साफ कर दिया। और उसको ऐसे उठाओ सारा। तो 3-4 बार मैंने किया, फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा ये गड़बड़ है, ऐसा कैसे कर सकते? पर वो दिख रहा था ना आंखों से आपको, कुछ तो किया होगा। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ मिलाया होगा ऐसे इसमें, कुछ जेल वेल होगा, कुछ ऐसा। तो मैं जेल होता तो फिर वो प्रिक करने पे क्यों बेहता? अब क्या हुआ कि खत्म हो गई कहानी। अच्छा वो है ना, वो मुझे वो लिंक किसी बच्चे ने भेजा था मुझे। तो अब घर वालों के खूब डायलॉग सुने, वो ग्लास में पानी 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 हो जाता, फिर वो साफ करते भाई। कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि वो उसका लिंक पड़ा हुआ था, 2-3 साल बाद पता नहीं कब मैंने वापस उसको फिर दोबारा देगा। मैं उस टाइम मेरे दिमाग में ये फर्जी है, ये तो मैं सोच गया। बाद में उससे उस वीडियो के नीचे लिंक विंक डालते हैं ना, वो डला हुआ था। आजकल तो नहीं पाया जाता, हटा दिया उन्होंने, या तो किसी ने कुछ कर दिया होगा या कुछ। उसमें लिखा हुआ है दिस इज द एनिमेटेड वीडियो। तो कुछ भी मिल सकता है आपको, जो होता है वो नहीं होगा वहां पे, ऐसा हो जाता है। तो सरफेस, अब ऐसे इमेजिन करेंगे ग्रेविटी फ्री रीजन है, तो एक पानी की बूंद गोल बनी रहेगी ना। अब यार उसके पास सरफेस टेंशन है, तो वहां कोई एडेसिव फोर्स का तो रोल ही नहीं है, सारे के सारे फोर्स कोहेसिव है ना। सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिव फोर्स, बट द शेप ऑफ द मेनिस्कस इज डिसाइडेड बाय एडेसिव एज वेल एज, दोनों की रिजल्टेंट से बनेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। पर पहले बात करते हैं सरफेस टेंशन की कहानी कैसे निकल जाती है। बेटा मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोलती है कि मान लो ये है हमारे पास एक टैंक और ये इसका फ्री सरफेस है, समझना। स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? 10⁻⁹ मीटर। This is the effective distance up to which a molecule can attract the other molecule by molecular force of attraction. अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा मोलिकुलर फोर्स का ग्राफ जो आता है, उसमें अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है ना। तो हम सिर्फ अट्रैक्शन वाले जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस तक के मॉलिक्यूल पे कोई भी मॉलिक्यूल इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है। ऐसा नहीं उसके बाद फोर्स नहीं लगता, पर उसके बाद फोर्स बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, इसलिए हम उसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। यानी अप्रोक्सीमेशन शुरू हो गया। हेलो, अब सुनना। अगर मैं आपसे कहूं
कि मैंने यहां एक स्फीयर बनाया, दिस इज द स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज, मतलब इसका रेडियस क्या होगा 10⁻⁹ मीटर. सो दिस इज द रेडियस r and r equals to 10⁻⁹ meter. Definitely it is a 1 nanometer and this is what molecular range. ये molecular range कौन सी है? जिस डिस्टेंस तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर इफेक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा. मतलब ये कि यहां सेंटर पर कोई मॉलिक्यूल कंसीडर करूं तो यहां तक के मॉलिक्यूल इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, या ये मॉलिक्यूल यहां तक के मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा. पर बच्चा उतने ही मॉलिक्यूल इधर भी तो है इस स्फीयर के अंदर. तो विद इन द स्फीयर अगर मैं बात करूं तो हर तरफ लगने वाले मॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस पर नेट मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है. अब अगर मैं यही मॉलिक्यूलर रेंज का स्फीयर फ्री सरफेस को इंक्लूड करते हुए यहां बना लूं तो आप क्या बोलोगे कि साहब अभी भी इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 है सेंटर वाले पे. ठीक है, ये देखो अभी भी इस पे नेट फोर्स 0 है. एग्री? तो मैंने एक लाइन बनाई, ये जो लाइन में बना रहा हूं इस लाइन से ऊपर ये थिकनेस कितनी होगा 10⁻⁹ मीटर. नहीं समझ में आया? एग्री? तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाती है कि 10⁻⁹ मीटर नीचे ये या इससे नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी मॉलिक्यूल किसी ना किसी मॉलिक्यूलर रेंज के स्फीयर का सेंटर का पार्ट है. नहीं समझ में आया? मतलब उन पे मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है 0. एग्री? अब आते हैं इससे ऊपर. तो इससे ऊपर आऊंगा तो ये स्फीयर बाहर निकलेगा और जब ये स्फीयर बाहर निकलेगा तो कुछ कहानी ऐसी बनेगी. अब आप कहोगे कि सब देखिए इस तरफ के मॉलिक्यूलर फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, ये भी बैलेंस हो जाएंगे, ये भी बैलेंस हो जाएंगे, पर इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर मॉलिक्यूल अवेलेबल, तो इस पर नेट मॉलिक्यूलर फोर्स डाउनवर्ड आएगा. नहीं समझ में आई बात? ये जो मैं बोल रहा हूं ये नेट फोर्स नहीं बोल रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है. नेट फोर्स एंड नेट मॉलिक्यूलर फोर्स में रात दिन का फर्क है. यार नहीं समझ में आई बात? अभी रुके, शांति बनाए रखें, शुद्ध शांति. अब हम सरफेस वाले मॉलिक्यूल को सेंटर पे लेते हुए मॉलिक्यूलर रेंज का स्फीयर बना रहे हैं. अरे यार क्या हो रहा है मेरे को, आज सर्कल नहीं बन रहे मेरे से ढंग से. हेलो जी, राइट, ये सेंटर वाला. अब मुझे एक बात बताओ, क्या सरफेस के अलोंग इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं? क्या सरफेस के अलोंग इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं? नहीं समझ में आई बात? राइट. और ये भी तय है कि इधर भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इस पर भी नेट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ मिलेगा. एग्री? तो हमें समझ में आ गई कि इसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल सब पे नेट मॉलिक्यूलर फोर्स नीचे है, लेकिन नेट फोर्स 0 है. अगर नेट मॉलिक्यूलर फोर्स ही नेट फोर्स होता तो दे मस्ट एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये सारे मॉलिक्यूल नीचे जा रहे होते और जो भी सरफेस पे आना चाहेगा उसको नीचे जाना हक है, पर ऐसा नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है? अच्छा सरफेस वाले मॉलिक्यूल सरफेस से बने हुए ना, इसका क्या मतलब हुआ कि उन पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो कौन सा फोर्स है जिनको नेट फोर्स 0 कर रहा है? ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी. हाँ बोलो, कोई बोला था? हा? अभी तो सरफेस टेंशन पिक्चर में नहीं आई लाला. एडिसिव फोर्स किसका? या वॉल बनाई क्या मैंने? तुमने किस पढ़ी होगी? चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, कोई भी मॉलिक्यूल कभी रेस्ट पे नहीं होता. इन केस ऑफ सॉलिड भी उसके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं. आई बात समझ में? और उन वाइब्रेशंस की वजह से उन मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स भी कंटिन्यूअसली होती रहती है. उसकी वजह से मोमेंटम एक्सचेंज होता है, उस मोमेंटम एक्सचेंज की वजह से फोर्स आएगा. इसका मतलब इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल के नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन जब करेंगे तो ऊपर जो कोलाइड करके मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हो, वो मोमेंटम एक्सचेंज वाला फोर्स नेट फोर्स 0 करके रखता है. तुम्हें यहां तक सोचना अलाउ ही नहीं होता. तुम्हें किसी किताब में, तुम्हारे लेवल पे किसी किताब में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा. इसके लिए बहुत, हाँ अब हमारी तो मजबूरी, हम तो मास्टर पर जाती हैं. अगर हमने कोई 10-12 हजार की किताब मंगाई फिजिक्स की और हमें 3 चीजें भी ऐसी मिल गई जिसका आंसर सिर्फ हमारे पास है, तो हमारे 12,000 वसूल.
खैर जी, तो आई थिंक ये कहानी समझ, अब मेरी बात समझना ध्यान से, जो काम की चीज वो मार्कर वाली कहानी पे आते हैं हम लोग। कौन सी कहानी पे? हाँ जी, उस कहानी में क्या है कि सब मार्कर रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स भी जीरो और नेट उसमें टेंशन भी जीरो। पर आप इमेजिन करें ये मॉलिक्यूल था, तो ये लाइन थोड़ी है बेटा, ये तो प्लेन है ना। नहीं समझ में आई बात? तो उस प्लेन पर अगर मैं कोई ऐसी लाइन इमेजिन करूं, उस पर जितने भी मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं सब सरफेस करोगे ऐसे खींच रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? तो उन पे नेट फोर्स तो अलोंग द सरफेस जीरो है, पर इक्वल अपोजिट फोर्स है, तो स्ट्रेचिंग टेंडेंसी आ गई ना, वही सरफेस टेंशन है। तो आप मुझे बताओ, अगर तूने, मैंने कहा एफ फोर्स इधर लगाया, एफ फोर्स इधर लगाया, तो टेंशन कितना? एफ। ना आपने जीरो बोला ना टू एफ बोला। मतलब अगर किसी रोड को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से पुल करूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो टेंशन इधर साइड पे लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। इसीलिए सरफेस टेंशन की डेफिनेशन में इधर साइड वर्ड आता है। आता भी नहीं आता, आता। हम अगर फ्री सरफेस का डायग्राम बनाएंगे, मान लो ये फ्री सरफेस है, क्या ये फ्री सरफेस? फ्री सरफेस जानते हो ना, एवरी इंटरफेस, हर वो इंटरफेस जिसके एक साइड में एयर है। भाई इंटरफेस क्या होता है? दो मीडियम को सेपरेट करने वाला प्लेन, है बात समझ में? तो ये जो फ्री सरफेस है उस, वो भी एक इंटरफेस है। नीचे पानी, ऊपर हवा। नहीं समझ में आई बात? तो जहां भी हवा कांटेक्ट में, वो फ्री सरफेस कहलाएगी। इसका यह मतलब हुआ कि पानी की बूंद की अगर बात की जाए, तो बाहर हवा कांटेक्ट में, अंदर पानी है। अगर एयर बबल इनसाइड द वाटर बात की जाए, तो अंदर हवा है, बाहर पानी है। तो इन दोनों में एक ही फ्री सरफेस थी। लेकिन सॉफ्ट बबल की बात की जाए, तो अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, तो दो फ्री सरफेस बनेंगी। और फिल्म वर्ड कहीं पे भी आ जाए, तो दो तो फिल्म हो ही नहीं सकती बिना दो फ्री सरफेस के। नहीं समझ में आई बात? तो एक तो बच के रहना, यहाँ फ्री सरफेस है, यहाँ बच्चे गड़बड़ी ही करते हैं। एग्री? तो हम क्या करेंगे कि जहां कहीं भी बबल, सॉफ्ट बबल है वहां, और जहां कहीं भी फिल्म है वहां। एग्री? अब सुनो, मैंने फ्री सरफेस का इसका डायग्राम बनाया, इस वाली फ्री सरफेस का, और यहां एक इमेजिनरी लाइन बना लेता हूं, हाइपोथेटिकल लाइन, दिस इज इमेजिनरी लाइन। इस लाइन की लेंथ अगर एल है, तो दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे ना? लग रहे नहीं लग रहे? एग्री? इधर वाले एक फोर्स जो है हमको एफ बोल दिया, तो इधर वाले भी एफ बोल दिया, इसकी लेंथ एल बोल दी, तो हम मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज सरफेस टेंशन? इफ वी ड्रॉ an imaginary line on the free surface of the liquid, then force experience per unit length on either side of that length is surface tension. नहीं समझ में आई बात? इधर साइड फोर्स एक्सपीरियंस बोलोगे तो नेट फोर्स बोल रहे, तो नेट फोर्स जीरो है, तो सरफेस जीरो होना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? तो टी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एफ बाई एल। और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलती है कि जितने भी फॉरेन ऑथर्स हैं, अच्छे ऑथर्स जो एमआईटी वगैरह के होते हैं, या जो जर्मनी बेस्ड बुक आती हैं, उनके अंदर वो कभी भी फ्री सरफेस में सरफेस टेंशन डिफाइन करते ही नहीं। हमें पता है सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्ट है। तो बच्चा वो ड्रॉ करते हैं लाइन, जो हमारा कंटेनर है ना, उसकी वॉल पे टच करते हुए। अब इधर साइड भाड़ में गई, क्योंकि उधर तो एडेसिव है, इधर ही कोहेसिव है, तो बोलेंगे कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। इधर नहीं यूज करेंगे क्योंकि है ही एक तरफ। नहीं समझ में आई बात? यहां अगर बोल रहे हो फ्री सरफेस में, तो बोलना पड़ेगा ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन। तो यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि मुझे किसी एल लेंथ पर सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स पता लग जाता है, दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू टी इनटू एल। राइट? तो सरफेस टेंशन लिक्विड की फ्री सरफेस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी रखती है। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू एफ बाई एल, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। एंड ये फोर्स कौन सा है? कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। राइट? समझ में आ गई यहां तक बात? एक अपन ने फ्री सरफेस की बात कर ली। अब एक छोटी सी चीज, ये अपनी बहन है।
हम 6 हैं, आज 28, आज तो 28 ही है ना, तो 3 दिन है ना अपने इस महीने के भी। हाँ तो फिर नहीं है पीछे हम लोग। अपना ये डिसाइड हुआ था ना कि दिसंबर में सर्विस स्टेशन खत्म करेंगे, तो 3 दिन में सर्विस स्टेशन होगा। आज इंट्रोडक्शन हो गया, कल मतलब 29, 30, 31 सर्विस स्टेशन खत्म। 1 जनवरी किस बात की? हाँ, कब है माइनर? 2 को या 3 को, संडे को या सैटरडे को? 2 को संडे आ रहा है क्या? तो तुम्हें फिर लास्ट सिटी वगैरह नहीं पढ़नी, खत्म कर दें फ्लूइड? 2 के बाद पढ़ेंगे यार, तुम गड़बड़ करोगे फिर। 2 कर लीजिए आप, है ना, क्या फर्क चलता है। 3 बेचे तुम्हारे। हमारे चेयर पे बैठ के कहना बड़ा आसान होता है। कभी बोलना 1.5 घंटे तक लगातार यहाँ, वो मैं तेरा जैसा बैठा हूँ सवाल पूछने वाला, फिर तब बोलना। आसान नहीं है टीचिंग जॉब, पता है तेरे को। एएलएन में बहुत सारे सीनियर टीचर्स ऐसे हैं जिन सबके बेचारों के गलों का इलाज हो चुका है। 2 बार तो मेरे नोड्यूल बन चुके हैं। मेरा तो एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो ईएनटी में जो ट्रीटमेंट करता रहता है। नहीं तो माइक की वजह से थोड़ी हमारी मेहरबानी हो गई। जब माइक नहीं था तब पढ़ाते थे, तो मुँह पीछे वाला तो सर थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो ना। खैर अपन ने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया, थोड़ा सा ऐसा समझ में आया होगा कि वास्तव में प्रॉपर्टी जनरेट कैसे होती है, कैसे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, राइट। और हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया कम से कम अभी तो। अब अगली क्लास में इस फॉर्मूले की बात करेंगे, वर्डन की बात करेंगे, बूंदों के तोड़ने बूंदने की बात कर लेंगे, छोटी बड़ी प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। यानी कल अपन कांटा खींचेंगे बढ़िया वाला। कैपिलरी रिएक्शन में मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए। कैपिलरी रिएक्शन में सबसे ज्यादा लॉजिकल सवाल बनते हैं। एक्सेस प्रेशर, हाँ यार अपन कोशिश करें तो कर सकते हैं, पर फिर भी मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि 31 तक तुम। अच्छा हो जाता है कंबाइन, पर नहीं मिलती ना। पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग मिल रही है, जबरदस्ती मेरे को टेंशन दे रहे हो यार, तुम हद करते हैं यार। हाँ मतलब इलास्टिसिटी तो भाई, विस्कोसिटी को तो मैं कोई चैप्टर ही नहीं मानता हूँ, तो 20 मिनट का काम है। 3-4 सवाल करने होते हैं, सारे सवाल एक ही उसमें बनते हैं, और जो अच्छे सवाल बनते हैं वो तुम्हारे नहीं आते। वो इलास्टिसिटी को मान के चले अपन, दो अपन को चाहिए कम से कम 5 लेक्चर, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सब चीजें डिस्कस करने के लिए। हाँ फिर अपन कर सकते हैं, है ना। पर तो वो पूछना पड़ेगा ना यार पहले, बच्चों से भी डिस्कस करना पड़ता है, वो बैठना चाहते नहीं, बैठना चाहते इधर। हाँ सही बात है, उनका अपना लेवल है, तुम्हारा